किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। कुछ तो बना दिया ना, मेरे बस में हो तो कोई काम ना करूं। सारा दिन थक जाती हूँ और रोटी कैसे बनेगी? गेहूं ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीस कर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं, सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा? मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ, जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो। खेत पर बहुत गर्मी थी, मारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ, अभी बैठी हूँ। बिल्कुल अभी आकर, समझे? एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन उठ बैठ इधर उधर मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं। मुझे और भी काम होते हैं, और वैसे भी मैं थक गई हूँ। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है, अब तो रोटियां बना देना। रोजाना चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी। चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है। सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सुलेखा, चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो, फिर कोई और काम आ जाएगा। तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूँ। सुलेखा, एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता, तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सुलेखा, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठकर ही सारे काम एक साथ कर लूं, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूं। छोटे छोटे 2 हाथ हैं, आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे, आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा, तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए? ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी, और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन, क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि
कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे, तुम तो आज भी दुखी हो। मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती। मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊं। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही
और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है, हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे, और फिर हमारे यहां रहने से मां को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूं। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती है क्या वो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी, और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी।